सदस्य पंचम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना अधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सोनकली पति कमलेश कुमार कौर उम्र लगभग 30 वर्ष पेशा गृहिणी। कमलेश कुमार कौर पिता श्री राम कौर उम्र लगभग 32 वर्ष। विरोध यज्ञलाल सेन पति बलीनाथ सेन निवासी पोस्ट सबेजा तहसील सिंघावन जिला सीधी। आदर्श कुमार सेन पिता यज्ञलाल सेन निवासी पोस्ट सबेज तहसील सिंघावन जिला सीधी। श्रीमान जी, मामला कुछ इस प्रकार है। यह क्षतिपूर्ति आवेदन पत्र वाहन दुर्घटना में मृतक स्वर्गीय सौरभ कौल की मृत्यु के संबंध में धारा 166 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत प्रतिकर राशि 31,20,000 रुपए दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि घटना दिनांक 18/2/2012 को मृतक अपनी साइकिल से हनौती बाजार तरफ रोड किनारे से साइकिल चलाकर जा रहा था। गांव के करीब 7:15 पे जैसे ही ग्राम हनौती पहुंचा, तभी अमीरिया तरफ से आ रहे मोटर यान ने हनौती बाजार तरफ रोड किनारे से साइकिल चलाकर जा रहा था। क्रमांक 1 ने वाहन को काफी तेज गति से एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर वाहन को मृतक के विपरीत दिशा में लाकर मृतक की साइकिल के सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मृतक के हाथ एवं पैर एवं सिर और शरीर के अन्य भागों में गंभीर चोटें आई थी। घटना स्थल पर उपस्थित लोगों द्वारा मृतक को शासकीय अस्पताल सिंघावन ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर चोटों के कारण उसे शासकीय अस्पताल सीधी रेफर कर दिया गया, किंतु वहां से भी रेफर करने पर परिजन उसे संजय गांधी अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर द्वारा मृतक का परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया गया। शव का पोस्टमार्टम संजय गांधी अस्पताल रीवा में कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। श्रीमान जी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 2 में दुर्घटना दिनांक 18/2/2022 को वाहन पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक MP 53M के 2403 के चालक के विरुद्ध लेख कराई गई। पुलिस द्वारा विवेचना में वाहन पल्सर मोटर क्रमांक MB के 2403 को जब्त किया गया था। अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रति 1 में दर्शित है कि मृतक सौरभ कौल को वाहन पल्सर क्रमांक MP 53M के 2403 द्वारा टक्कर मारने के संबंध में अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध पुलिस थाना अमीलिया जिला सीधी द्वारा अपराध क्रमांक 61/2022 थाना धारा 289, 337, 338 एवं 304B भारतीय दंड संहिता 1860 एवं 184 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र 1860 एवं 184 मोटरयान अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। घटना कारित करने के संबंध में वाहन पल्सर क्रमांक MP 53M के 2403 जब्त हुई थी, जिसका चालक अनावेदक क्रमांक 1 था। दुर्घटना में मृतक सौरभ कुमार कौल की मृत्यु कारित होने के संबंध में अंतिम पुलिस प्रतिवेदन प्रति 1 से दर्शित है कि अन्वेषण उपरांत अनावेदक क्रमांक 1 यज्ञलाल सेन अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा वाहन को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मृतक सौरभ कौल को टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने के संबंध में धारा 304A एवं भारतीय दंड संहिता 1860 एवं धारा 184 मोटरयान अधिनियम का अपराध करना पाया गया। श्रीमान जी, जैसा कि पैरा 10 में बताया गया है, आवेदक गण की साक्ष्य का परिशीलन करने पर आवेदक गण की साक्ष्य विधि परीक्षा में अखंडित रही है तथा अनावेदक गण द्वारा दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक को जो सुझाव दिए गए हैं, उनसे दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में कोई तथ्यात्मक विरोधाभास नहीं आया है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज के विरुद्ध आपत्ति प्रकट नहीं की गई है। अनावेदक गण की ओर से खंडन में प्रश्नगत वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 1 के कथन भी नहीं कराए गए। श्रीमान जी, इस संबंध में एक न्याय दृष्टांत इस प्रकार है। KK जैन वर्सेस मेजर अनवर 1990 ACJ MP। इसमें प्रतिवादित मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस नंबर 132/2019 पेज 5 सिद्धांत अवलोकनीय है। The driver is the best witness to prove that there was no rashness or negligence on his part where the driver has not been examined and adverse regarding rashness or negligence shall be drawn. और अपना मामला प्रस्तुत करने की इजाजत चाहते हैं। सदस्य पंचम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना अधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सोनकली पति कमलेश कुमार कौर उम्र लगभग 30 वर्ष पेशा गृहिणी।
कमलेश कुमार कौल पिता श्री राम कौल उम्र लगभग 32 वर्ष। विरोध यज्ञलाल सेन पति बलीनाथ सेन निवासी पोस्ट सबेचा तहसील सिंघावन जिला सीधी। आदर्श कुमार सेन पिता यज्ञलाल सेन निवासी पोस्ट तहसील सिंघावन जिला सीधी। श्रीमान जी, मामला कुछ इस प्रकार है। यह क्षतिपूर्ति आवेदन पत्र वाहन दुर्घटना में मृतक स्वर्गीय सौरभ कौल की मृत्यु के संबंध में धारा 166 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत प्रतिकर राशि 31,20,000 रुपए दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि घटना दिनांक 18/2/2012 को मृतक अपनी साइकिल से हनौती बाजार तरफ रोड किनारे से साइकिल चलाकर जा रहा था। गांव के करीब 7:15 पे जैसे ही ग्राम हनौती पहुंचा, तभी अमीरिया तरफ से आ रहे मोटर यान ने हनौती बाजार तरफ रोड किनारे से साइकिल चलाकर जा रहा था। क्रमांक 1 ने वाहन को काफी तेज गति से एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर वाहन को मृतक के विपरीत दिशा में लाकर मृतक की साइकिल के सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मृतक के हाथ एवं पैर एवं सिर और शरीर के अन्य भागों में गंभीर चोटें आई थी। घटना स्थल पर उपस्थित लोगों द्वारा मृतक को शासकीय अस्पताल सिंघावन ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर चोटों के कारण उसे शासकीय अस्पताल सीधी रेफर कर दिया गया, किंतु वहां से भी रेफर करने पर परिजन उसे संजय गांधी अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर द्वारा मृतक का परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया गया। शव का पोस्टमार्टम संजय गांधी अस्पताल रीवा में कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। श्रीमान जी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 2 में दुर्घटना दिनांक 18/2/2022 को वाहन पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक MP 53MK 2403 के चालक के विरुद्ध लेख कराई गई। पुलिस द्वारा विवेचना में वाहन पल्सर मोटर क्रमांक MB MK 2403 को जब्त किया गया था। अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रति 1 में दर्शित है कि मृतक सौरभ कौल को वाहन पल्सर क्रमांक MP 53MK 2403 द्वारा टक्कर मारने के संबंध में अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध पुलिस थाना अमीलिया जिला सीधी द्वारा अपराध क्रमांक 61/2022 थाना धारा 289, 337, 338 एवं 304B भारतीय दंड संहिता 1860 एवं 184 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र 1860 एवं 184 मोटरयान अधिनियम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। घटना कारित करने के संबंध में वाहन पल्सर क्रमांक MP 53MK 2403 जब्त हुई थी, जिसका चालक अनावेदक क्रमांक 1 था। दुर्घटना में मृतक सौरभ कुमार कौल की मृत्यु कारित होने के संबंध में अंतिम पुलिस प्रतिवेदन प्रति 1 से दर्शित है कि अन्वेषण उपरांत अनावेदक क्रमांक 1 यज्ञलाल सेन अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा वाहन को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मृतक सौरभ कौल को टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने के संबंध में धारा 304A एवं भारतीय दंड संहिता 1860 एवं धारा 184 मोटरयान अधिनियम का अपराध करना पाया गया है। श्रीमान जी, जैसा कि पैरा 10 में बताया गया है, आवेदक गण की साक्ष्य का परिशीलन करने पर आवेदक गण की साक्ष्य वृत्ति परीक्षा में अखंडित रही है तथा अनावेदक गण द्वारा दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक को जो सुझाव दिए गए हैं उनसे दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में कोई तथ्यात्मक विरोधाभास नहीं आया है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज के विरुद्ध आपत्ति प्रकट नहीं की गई है। अनावेदक गण की ओर से खंडन में प्रश्नगत वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 1 के कथन भी नहीं कराए गए। श्रीमान जी, इस संबंध में एक न्याय दृष्टांत इस प्रकार है। KK जैन वर्सेस मेजर अनवर 1990 ACJ MP। इसमें प्रतिवादित मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस नंबर 132/2019 पेज 5 सिद्धांत अवलोकनीय है। The driver is the best witness to prove that there was no rashness or negligence on his part where the driver has not been examined and adverse regarding rashness or negligence shall be drawn। श्रीमान जी, जैसा कि पैरा 10 में बताया गया है, आवेदक गण की साक्ष्य का परिशीलन करने पर आवेदक गण की साक्ष्य प्रति परीक्षा में अखंडित रही है तथा अनावेदक गण द्वारा दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक को जो सुझाव दिए गए हैं उनसे दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में कोई तथ्यात्मक विरोधाभास नहीं आया है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज के विरुद्ध
आपत्ति प्रकट नहीं की गई। अनावेदक गढ़ की ओर से खंडन में प्रश्नगत वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 1 के कथन भी नहीं कराए गए हैं। श्रीमान जी, पैरा 12 में बताया गया है, सब परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्ति 10 के अवलोकन से दर्शित है कि मृतक सौरभ कोल को दिनांक 18 फरवरी 2022 को शाम 7 बजे एक्सीडेंट होने से सीधी में प्राथमिक उपचार बाद रेफर करने पर शासकीय अस्पताल रीवा में दिनांक 19 फरवरी 2022 को 3:20 पर मृतक अवस्था में लाया गया था। इस प्रकार उक्त प्राप्ति 10 में मृतक सौरभ कोल की मृत्यु एक्सीडेंट से होना ले। श्रीमान जी, हम बचाव पक्ष से हैं और कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। श्रीमान जी, अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी की ओर से क्लेम आवेदन पत्र का जवाब पेश कर आवेदक गण के समस्त कथनों को अस्वीकार किया गया है तथा यह अभिवचन किया गया है कि अनावेदक क्रमांक 1 के पास दुर्घटना दिनांक को वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने से अनावेदक क्रमांक 3 क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं है। किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी के द्वारा घटना की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है और न ही अस्पताल में वाहन क्रमांक बताया गया है। घटना ग्राम हिनौती थाना इमलिया जिला सीधी की है एवं अनावेदक भी जिला सीधी की है। इस कारण दावा निरस्ती योग्य है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा कंपनी पॉलिसी हेतु प्रीमियम की राशि का भुगतान किया गया है। सत्यापन के दौरान धारा 64 की शर्तों का उल्लंघन होने पर बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 266 ए के अनुसार यदि अवार्ड राशि 50,000 रुपए से अधिक की ब्याज का भुगतान बीमा कंपनी में कराना होता है तो आयकर अधिनियम की धारा 194 ए एवं धारा 266 ए के अनुसार 20% कटौती ब्याज राशि में से काटना होगा। यदि आवेदक गण आयकर अधिनियम के तहत जारी पैन कार्ड बीमा कंपनी को उपलब्ध कराते हैं तो ऐसी 50,000 रुपए से अधिक राशि पर 10% टैक्स काटकर अवार्ड राशि हेतु बीमा कंपनी दायी होगी। बीमा कंपनी की को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 158 सी के अंतर्गत सूचना दिए जाने का अनुपालन नहीं किया गया है। अतः अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी ने आवेदक गण द्वारा वस्तु क्षतिपूर्ति आवेदन पत्र शावेन निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। श्रीमान जी, बचाव हेतु तर्क इस प्रकार है। उक्त साक्षी ने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि क्योंकि घटना उसके सामने नहीं हुई है और न उसे घटना के संबंध में जानकारी है। यह भी स्वीकार किया है कि उसने मुख्य परीक्षण में जो घटना बताई है वह दूसरों के कहने से बताई है। अनावेदक क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि अंतर्गत वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों के विरुद्ध चलाया जा रहा है, इसलिए बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। मोटरयान अधिनियम 1988 धारा 64 केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुछ शर्तें इस प्रकार हैं। पहला, गाड़ी का बीमा नहीं है, लाइसेंस नहीं है, नाबालिग बच्चा गाड़ी चला रहा था, शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। तो बीमा हेतु जिसके द्वारा एक्सीडेंट किया गया है वही व्यक्ति क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराएगा। तथा श्रीमान जी, मृतक बालक की आयु के संबंध में तर्क इस प्रकार है। अनावेदक क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मृतक बालक की मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में क्षतिपूर्ति राशि संदाय किए जाने हेतु तर्क किया गया है कि मृतक की आयु पोस्टमार्टम में 14 वर्ष दर्शाई गई है तथा आधार कार्ड में मृतक की जन्म तिथि 16/6/2008 अंकित है। दोनों ही परिस्थितियों में बालक की उम्र 15 वर्ष से कम है। श्रीमान जी, जैसा कि पैरा 15 में बताया गया है, चालक मोटरसाइकिल क्रमांक MP 53 MK 2403 को काफी तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर सौरभ की साइकिल में जोरदार टक्कर मारी, एक्सीडेंट कर दिया। इस संबंध में चक्षुदर्शी साक्षी अजीत कुमार, जो कि अभियोजन साक्षी क्रमांक 2 है, ने उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए कहा है कि घटना दिनांक 18 फरवरी 2022 को शाम 7:15 बजे वह अपने घर के सामने रोड पर खड़ा था। मृतक सौरभ साइकिल से बाजार सब्जी लेने जा रहा था। मृतक जब उसके घर से 50 मीटर की दूरी पर पहुंचा, उसी समय वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक MP 53 MK 2403 का चालक पीछे से टक्कर मार दिया। मृतक को सिर मुंह में गंभीर चोटें आई थी। घटना के तुरंत बाद मृतक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंघावल ले गए थे। वहां से जिला चिकित्सालय सीधी रेफर कर दिया गया था। सीधी में थोड़ा इलाज चलने के बाद संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर किया गया था। सीधी में थोड़ा सा इलाज चलने के बाद संजय गांधी अस्पताल रीवा पहुंचते ही डॉक्टर्स ने इलाज उपरांत मृतक को मृत घोषित कर दिया। उसने घटना हेतु होते हुए देखी थी। उक्त साक्षी ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि 50 मीटर दूरी होने के बाद दुर्घटना होते हुए उसने देखा है। जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ था उसका चालक भी वहीं गिरा था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह घटना स्थल पर नहीं था
और उसने घटना नहीं देखी है, यह भी कथन किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। श्रीमान जी, अनावेदक क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता के योगदान उपेक्षा के तर्क के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रापी 2 का अवलोकन किया जाना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रापी 2 में दर्शित है कि सौरभ कोल साइकिल से हिनौती बाजार तरफ जा रहा था। जैसे ही हिनौती बाजार पहुंचा, तभी अमेलिया तरफ से एक काले रंग की मोटरसाइकिल क्रमांक MP 53 MK 2403 में 2 व्यक्ति बैठकर आए। मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल क्रमांक MP 53 MK 2403 को काफी तेज गति व लापरवाही पूर्वक लाकर सौरभ की साइकिल में जोरदार टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। उपरोक्त से स्पष्टतः मृतक की योगदायी उपेक्षा दर्शित नहीं होती है। योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत के लिए योगदायी उपेक्षा को साक्ष्य द्वारा प्रमाणित भी कराया जाना चाहिए। ऐसी साक्ष्य अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्रीमान जी, उक्त उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत इस प्रकार है। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बी राजकुमार रावत व अन्य 1623/2022 आदेश दिनांक 3 सितंबर 2022। क्या अवलोक में मृतक बालक की नेशनल इनकम 30,000 रुपये बिना कटौती के मानकर 15 के गुणांक का प्रयोग कर क्षतिपूर्ति निर्धारित की जानी चाहिए। श्रीमान जी, जैसा कि entitled to give a benefit to the death certificate. He was bound only to make a preliminary inquiry as to who were the hire of Nanak Chand. He did not have to decide the question finally. For the preliminary inquiry, the death certificate signed by the respective person of the place where the family irresolute was sufficient. Thereof, the additional settlement commissioner was satisfied that the substitution of the sons of Nanak Chand is in place of the deceased would not prejudicial affect his daughter. It was not therefore necessary for him to have given an opportunity to the daughter of the heard under subsection 2 of the section 5 of the disappeared person claim supplementary act 1954. In the instant case of a certificate by certain respectable person of the place where the family once resides does not satisfy the requirement of section 35 of Indian Evidence Act. There is no proof that any statutory duty was cast upon the person issuing the certificate to keep a record of birth and death, and therefore the certificate of death has no evidentiary value. It is very easy for a person to obtain death certificate from the so-called respective person in order to grab the property. If according to the Devan Chand Nanak Chand has died, he must also indicate where he died, and it is the place of his death which will be relevant and not the place of his birth residence. The certificate obviously is not of the place where Nanak Chand died. We are of the view of the authority have greatly erred in reliance upon the certificate of death which was inadmissible in it. Under section 471 IPC, using a genuine or forged document or electronic reports. Such evidence turned out to be insufficient to correct the error. After some hunt, Bihari learned that his situation was not due to some administrative blunder or error, but rather it was due to an act of fraud. Sir, that certificate is a public document, so there is no conspiracy of incorrect their death certificate, and there is a doctor who certified a person who is dead, who declared his death as a dead. So that certificate then he generate the death certificate. Because Shri Lal Bihari, a school teacher from Azampur district, UP. Shri Lal Bihari was not aware of the fact he had been officially declared as dead in 1976. Lal Bihari was in the process of applying for loan from a bank against his land. When the bank representative delivered the bad news, he became alarmed when he was informed that as per the revenue record, he was dead. Is he earlier mentioned that the school he is
going for school. He's not. Is he going for school? There's no document. He is going for school. There's no signature. There's no record to going school. Lal Bihari told revenue officer that he was alive after discovering he is listed as deceased. Sorry. Lal Bihari told revenue officer he is alive. So there's a document, no? There's a school. Earlier you mentioned that there's a document. He was going every day in a school. Okay, where is the document which can prove that he is going every day in a school? There's a mention of a document at the proper register, which is their registered their name and signature. He is alive. He is alive Yeah. because he is going for a bank for a loan. Under section 108 of Evidence Act, there is provided when a person is disappeared from several years, it is considered as he was dead, or any government servant is declared dead without any insufficient cause. For years, Bihari battles the bureaucracy and corruption in an effort to list among their line, finding that all the official channels lead to dead ends. Kidnapping his son, Lal Bihari kidnapped his cousin Babu Ram through family bribe authority to declare his dead. Lal Bihari, not being a seasonal kidnapper, did not know what to do, so he want to watch movie with Babu Ram every day. When the children family does not file a police complaint, Lal Bihari returned Babu Ram to his family. Okay, so you mentioned that Lal Bihari kidnapped his own cousin. Okay, so why did Babu Ram's family not file a case? Is they know Lal Bihari is alive or not? Why they are not filing a case? Is he kidnapped? His uncle had bribed some government employees to provide a fabricated death certificate as well as bribing another fellow at local land registry office. The uncle had gained the legal title to Lal Bihari's land, leaving no legally living soul to challenge the claim. He is also an influenced person. He did not need to bribery any government servants. Or at that kind of property they want to grab it. They are already an influenced person, so they can easily grab the ancestor land. There's no need to declare a person to be dead. Registers a false case with police for rioting. He bribed an inspector to register a false case for rioting on him. There was a ploy to get noticed by the authorities, but when the inspector got to know his motive, he returned the bribe. Return the bribe. So there is some kind of false case. There's any kind of complaint. If we are shown he is alive. Applied for widow pension, Lal Bihari came upon with the idea to apply a widow pension of his wife since he was dead in the eye of the law. He thought that while rejecting his wife's application for widow pension, the authority would admit that the husband is still alive. Though the application was rejected, but on some other technical grounds. His wife know he is alive, so why he tried to pension it as a widow? He thought that while rejected his wife's application for widow pensions, the authority would admit that the husband is still alive. So the application was rejected, but on some other technical grounds. As I mentioned in section 108 of Evidence Act, there is the burden of proof on the accused is to prove that he is alive. Otherwise, the government is also denied to alive that person. Sir, is he alive? So there is a document. There is some kind of known person who can see him. There's no person to see him. There's no particular fact. There's no particular document or something which is declaring he is alive or not. Also, he is disappeared from several years. There is no evidence provided by the prosecutor. There is no relative until they know he is alive or not.
in another gimmick to grab attention and let the eyeballs roiling. The Lal Bihari decided to contest for Lok Sabha election. He had the courage and discretion to sell off his property and file nominated against Shri Rajiv Gandhi and later against Shri VP Singh. Got him the attention of a few media group who started writing about him. He went so far as to add the word Mritak, meaning dead, to the end of his name. The late Lal Bihari created these public sense in hopes of being arrested and thereby forcing the government to acknowledge his existence. But each time he was madly beaten by police or rebuked for wasting official time. You also mentioned that he fails to prove of burden of proof in section 108. He attempts many widow pensions or in false cases. He may try to be appear in several cases, but he fails. So the government is declared dead. In case of Subramanian Swamy versus Manmohan Singh, 2012, Supreme Court held every citizen has right to file a complaint for prosecuting a public servant. Every complaint authority shall take appreciate action on a representing made a citizen for sensation of prosecution for a public servant strictly in according with her direction contained in Vineet Narayan versus Union of India 1998 and guidelines framed by CBC in 3 months. The competent authority cannot undertake a detailed inquiry or decide whether or not the allegation made against the public servant are true. So there's a case related with the fact. The state of Kerala versus A. Paridi, Pillai versus and others. A 2 judges bench ruled that to hold a person guilty of the offence of cheating, it has to be shown that his intention was dishonest at the time of making the promise, and such a dishonest intention cannot be inferred from a mere fact that he could not subsequently fulfill the promise. Similar view has been taken in the case of S.W. Palinkar and others versus State of Bihar and others. Magistrate may also be requested that since the matter involved manipulation of government documents and government servants are involved in the matter be sent for inquiry under section 202 of CRPC to the police. How can you say that many officers are involved with his uncle, even there is no proof? Such evidence turned out to the insufficient to correct the error, but somehow Bihari learned that his situation was not due to some administrative blunder or error, but rather it was due to act of fraud. His uncle bribed government employees to provide a fabricated death certificate as well as bribing another fellow at the local land registry office. The uncle has gained the legal title to Lal Bihari's land, leaving no legally living soul to challenge the claim. Sir, Lal Bihari's uncle is a very powerful and useless person. He never done this kind of act because he is very powerful, so he can grab it easily. There's no need to just declare a person who is. And then Lal Bihari also legal title and fraudulently grabbed his ancestors' land.